जमीयत उलमा पाकिस्तान सिंध के तहत आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिससे मुतालिक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ब्रीफ कर रहे हैं। पहली मरतबा आपका बजट जो है ज़ीरो से नीचे चला गया है। हमेशा के लिए अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल के हुजम से ज़्यादा होता है। पहली मरतबा आपके मुल्क का अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल से कम है। हमेशा के लिए अगले साल के महसूलात का हुजम पिछले साल के महसूलात के हदफ से ज़्यादा हुआ करता है। इस दफ़ा आपने वो हदफ भी अगले साल का पिछले साल की निस्बत कम कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में जबकि ना बाहर दुनिया से हमें कोई मदद देने को तैयार है, ना पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, आपकी बरामदात ख़त्म हो चुकी हैं, पैसा नहीं रहा है, तो मज़ीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। हमें देखना चाहिए कि आज की इस मुतमद्दन दुनिया में अगर रियासतों की बका का मदार कोई चीज़ हो सकती है तो वो माशी खुशहाली हो सकती है। जापान की फ़ौज नहीं लेकिन मईशत मुस्तहकम है, आज वो बड़ी ताकतों के साथ बात करता है। सोवियत यूनियन फ़ौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क, लेकिन माशी लिहाज से गिर गया, अपना वजूद ख़त्म कर बैठा। आज जो हम बैठे हैं, जिसके लिए हम फ़िक्रमंद हैं, इसको इस हवाले से संजीदा लेना चाहिए कि ये सब लोग इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये बताइए इस वक्त हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं, आप उनसे किस हद तक मुत्तफिक हैं? हुकूमत की पॉलिसी है कहाँ? हुकूमत से मुत्तफिक नहीं तो पॉलिसी से कैसे होता है? देखिए, वो मसला अगर है भी, पाकिस्तान चूँकि ऐसा नहीं है कि किसी जंग की बुनियाद पर फतह किया गया हो। ये बरसग़ीर के लोगों के बाहमी सुलह की बुनियाद पर तक़सीम हुई थी, और उस एतबार से यहाँ पर जो अक़लियतों की हैसियत है वो नहीं है जो मफ्तूहा इलाक़े की हुआ करती है, एक बराबर शहरी की हैसियत है। ताहम अज़रूए शरीयत किसी इस्लामी मुमलकत में या इस्लामी शहर में गैर मुस्लिमों के इबादत खाने बनाना, तो हमने इस पर कहा है कि बजाय इसके कि हर शख्स अपनी अपनी राय देता रहे, इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेज दिया जाए या वफाकी शरीयत अदालत इसको सुने, ताकि अज़रूरी शरीयत सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और उसके मुताबिक फिर अमल किया जाए। भाई, आप तो मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ नबुर्दाज़मा हैं। एक कोविड तो नहीं है ना जी। अपनी कौम को बदुआएं नहीं दो भाई। 5 साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बद्दुआ दे रहे हैं, जिसको मैं पूरी कौम के लिए बद्दुआ से ताबीर करता हूँ। भाई, कोई तब्दीली की बात नहीं है, तबाही की बात है। कौम को बद्दुआ ना दें, ये बताइएगा कि नए इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल का हल है या पार्लियामेंट में तब्दीली? दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ मार्च और अप्रैल के वादे। मैं गुजारिश करूँ आपसे, देखिए, आईन पाकिस्तान ये हमारे दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली है, यही एक इमरानी मुआहिदा है तमाम सूबों के और सूबों के अंदर रहने वाले कौमियतों के दरमियान। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दोबारा ये वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए, इलेक्शन शफाफ किए जाएं। ये दौर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन होते हैं और उस पर जो है एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएँ, आवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी हम कबूल करें। हजरत, एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो ख़राब है जी। माइनस आल की बात करें।
जिसका हुकूमत पर ये एतराज था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वॉकआउट दिया गया, दूसरा कलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। तो ये पॉलिसी क्या बन रही गवर्नमेंट की? हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतज़ाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कश्मीर का इंतज़ाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुरा के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ तो वही अर्ज कर रहा हूँ जी। कलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ का मुस्तहिक हर आदमी हो सकता है जी। देखिए, मेरे गुजारिश सुने, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पूरा कौम परेशान है। वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। तो वो कुछ कहता है, फ़ौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं। वो ख़ुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर विफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और अपनी तशरीह तब्दील करता है। अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फ़ैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने जी मेरा ख्याल है कि खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नतीजे दिखाई देंगे। 7-8 माह हो गए, कोई नतीजे। कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता कहते हैं कि कोरोना बीच में आ गया। मेरा ख्याल है कि लास्ट कराची के अवाम पर पुराना माहौल यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है, जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका मायदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है जी। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपको पीने का पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम जिहत यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फ़ैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस के छुट्टियों के महीने शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बंद किए बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं,
अगर वो एक हफ्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान दीगर जमातों के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दीगर खबरें बुलेटिन में अभी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वबा के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान भी कर दिया है। एशिया कप आइंदा साल जून में होने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी, ACC ने आज बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि एशिया कप जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी और पाकिस्तान ने कोविड-19 की वजह से श्रीलंका के साथ मेजबानी का तबादला किया था और इवेंट का इनकाद सितंबर में होना था श्रीलंका के साथ क्योंकि तबादला किया गया था। लेकिन आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद ACC ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, खासतौर पर लॉजिस्टिक का, हेल्थ एंड सिक्योरिटी जो उसके हवाले से इसका क्वारंटीना जो टीमों का होगा क्योंकि ज्यादा टीमें हैं और श्रीलंका में उनके लिए क्वारंटीना का मसाइल दरपेश थे। और उसके बाद आज बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष होने वाला एशिया कप मुलतवी कर दिया गया है और अगले वर्ष जून में वर्किंग की जा रही है कि एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जबकि उससे अगले वर्ष 2022 में मेजबानी पाकिस्तान के पास होगी एशिया कप की। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। कौमी असेंबली में आज भी कराची में बिजली की लोड शेडिंग की गूंज सुनाई दी। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब का सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा। कहा, कराची का बिजली का मसला आज का नहीं 10-15 साल से चल रहा है। इजाफे बिजली दे रहे हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए जिसकी वजह से वो मजीद बिजली नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में लोड शेडिंग के दौरान काबू पाने के लिए गवर्नर सिंध को अहम टास्क दे दिया। कहा कि मसाइल के हल के लिए गवर्नर सिंध जल्द के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करें। इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म से मुलाकात में विफाकी वज़ीर असद उमर और मामले खुसूसी बराए पावर डिवीजन शहजाद कासिम ने भी शिरकत की। मुलाकात में सिंध की सूरत हाल खुसूसन कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी है। आज कुंवर नवीद जमील की सरबराही में MKM वफ़द ने भी धरने में शिरकत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने के इलेक्ट्रिक की नाअहली का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को करार दिया। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। PTI धरने की भरपूर हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी ने कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कल से 100 से ज्यादा मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि कल 100 धरनों के बाद हफ्ते को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शार फैसल पर भी एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि शहर में मुसलसल बदतरीन लोड शेडिंग जा रही है और बिजली के बगैर बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम का हुसूल भी दुश्वार हो गया है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर नेपरा की खुली कचहरी जुमे को होगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस कचहरी में शिरकत करने वाले जूम लिंक पर आ सकते हैं। नेपरा की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके खुली कचहरी में शिरकत की जा सकती है। आवाम नेपरा के दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी लोड शेडिंग से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अभी आपको ये खबर दें, EOBI पेंशनर्स की पेंशन में माहाना 2000 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक EOBI पेंशनर्स की माहाना पेंशन 8500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। इससे कबल EOBI पेंशनर्स की पेंशन 6500 रुपये मुकर्रर थी।
बुलेटिन में अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट पर फिर हंगामा राय हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद उज़ैर बलोच का दफ़ा 164 का इतराफ़ी बयान ऐवान में ले आए और अपोजिशन ने एहतजाज किया, इजलास का बॉयकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी की रुकन नसीबा चन्ना ने मुराद सईद को मारने के लिए हेडफोन फेंका, लेकिन उनका निशाना खता हो गया। मजीद जानते हैं वकार सती की रिपोर्ट में। एहतिराफी बयान लेके आया हूँ 164 का उज़ैर बलोच का। ये तो मैंने कौन सी गाली दी है? उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का दफ़ा 164 का बयान कौमी असम्बली में पढ़ना शुरू किया और बोले, उज़ैर बलोच की दोनों JITs में ये बात सामने आती है कि उज़ैर बलोच के सहूलतकार इक़्तिदार में बैठे थे। उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइलें मैंने जमा की। इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सर तन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की रुकन नसीबा चन्ना ने हेडफोन मारने के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ फेंका, जो उन्हें नहीं लगा। इसके बाद अपोजिशन अरकान अवान से वॉकआउट कर गए। अरकान के बाहर जाते ही पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने कोरम की निशानदेही कर दी। अरकान की गिनती के बाद कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा होने तक मौखर कर दी गई। ताहम निस्फ घंटे बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो कोरम पूरा न होने के बायस इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएंगे, स्विस सदर्न गैस कंपनी ने जुमे से इतवार तक सिंध में CNG बंद करने का ऐलान किया है। जुमे को सुबह 8 बजे से इतवार सुबह 8 बजे तक CNG बंद रहेगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, CNG की बंदिश का फैसला क्यों किया गया है? स्विस सदर्न गैस कंपनी का जुमे से इतवार तक सिंध में CNG बंद करने का ऐलान। जुमे को सुबह 8 बजे से इतवार सुबह 8 बजे तक CNG बंद रहेगी। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने जुमे से इतवार तक सिंध में CNG बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके बारे में जो खातेकार बताए गए हैं उसके मुताबिक जुमे को सुबह 8 बजे से इतवार सुबह 8 बजे तक CNG बंद रहेगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। कमीशन में मजबूत लोग होने चाहिए। अगर किसी ने सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि क्या ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस है कि हुकूमत की मौजूदगी में पेट्रोलियम बहरान पैदा हुआ। बज़ाहिर पेट्रोल माफिया ने फ़ायदा उठाने के लिए पेट्रोल शॉर्ट किया। रियाज शाकिर की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और चेयरपर्सन ओगरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम बहरान के मामले में लगता है कि कुछ बड़े शामिल हैं। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। हुकूमत ने मुतमिन ना किया तो अदालत ऑर्डर लिख देगी। चेयरपर्सन ओगरा ने अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। वो सीधा बयान दें वरना सब बच जाएंगे, ये फंस जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाकर इस्तफसार किया कि बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। आपको कहा था कि स्पीकर से पूछ कर बताएं वो कमेटी बना रहे हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अदालती हुक्म पर इतवार को स्पीकर से मुलाकात की थी। स्पीकर ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के सामने मामला रखने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोस्ट्रम पर बुलाया और पूछा कि पेट्रोलियम बहरान पर कार्रवाई कब शुरू हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का घोरक धंधा नजर आता है। जब तक जिम्मेदार पकड़े नहीं जाते तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत बड़े आदमी हैं, 4 बार बुलाने पर भी पेश नहीं होते। अदालत ने तहकीकाती कमीशन के लिए नाम तलब करते हुए मजीद समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी और करार दिया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर न आए तो अदालत नाम तजवीज़ करेगी। सिंध हाई कोर्ट में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच, सानह बल्दिया और निसार मुराई की JITs पब्लिक ना करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर के खिलाफ अली जैदी की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। विफाकी वजीर अली जैदी के वकील ने सदा की कि सूबाई हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर फैसले तक अली जैदी की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत ने तीनों JITs पब्लिक कर दी हैं। अदालत ने दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो वज़ीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। रियाज शाकिर की रिपोर्ट देखिए।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان پر مشتمل سنگل بینچ نے پنجاب حکومت کی جانب سے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے علیحدہ علیحدہ اختیارات ہیں۔ پنجاب حکومت کا اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت کو عدالتی اختیارات کا بڑا شوق ہے۔ جن اتھارٹیز نے نوٹیفیکیشن جاری اور منظور کیا ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے، اور نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا تو وزیر اعلیٰ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سرسبز فصلوں کے بعد کراچی میں ٹڈیوں سے طیاروں کو خطرہ ہے۔ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے کراچی ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقے میں سپرے۔ سی ای او کراچی ایئرپورٹ کے مطابق سپرے رن وے کے اطراف جھاڑیوں اور گھاس میں ٹڈیوں کی موجودگی پر کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں آئسولیشن اسپتال کا افتتاح کر دیا ہے۔ 250 بستروں پر مشتمل آئسولیشن اسپتال 40 روز کی ریکارڈ مدت میں بنایا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چینی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے عید الاضحیٰ سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے۔ کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ عوام کو گزشتہ عید کی طرح اس عید پر لاپرواہی نہ برتنے کا مشورہ۔ بڑی عید آ رہی ہے، قربانی کی عید۔ میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا۔ پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ کیونکہ ہم نے لاپرواہی کی ہماری عید کے اوپر، اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا، ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا۔ ہماری بدقسمتی سے اموات ہوئیں اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس نے۔ اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے، یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جا رہی ہیں۔ ہم بھی نہیں امید لگا رہے تھے کہ اتنی جلدی انفیکشنز نیچے جائیں گی۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جولائی کے آخر تک پیک کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مزید مہلت دے دی۔ مزید سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے درخواست پر بطور اعتراض کے سماعت کی، اور ایڈوکیٹ عبدالوحید خان نے موقف اختیار کیا کہ عثمان بزدار نے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی مالیت 2.5 کروڑ جبکہ بیان حلفی میں 7,61,000 ظاہر کی ہے۔ الگ الگ اثاثے ظاہر کر کے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ عدالت آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہ اترنے پر انہیں نااہل قرار دے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھلیں گے۔ اگست کے پہلے اور تیسرے ہفتے میں کرونا سے متعلق صحت کی صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں کے لیے SOP مرتب کرنا لازم ہے۔ تعلیمی اداروں کو جولائی کے دوسرے ہفتے سے SOPs کے تحت امتحانات لینے کی اجازت بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد جامعات ایسے طلبہ کو ہاسٹلز بلا سکتی ہے جو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں۔